हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि 9th क्लास से रिलेटेड अपन ने फर्स्ट टॉपिक हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें अपन ने हमारे पिछले वीडियो में ठोस द्रव गैस में अपन ने अंतर पढ़ा था कि ठोस द्रव गैस में अपन ने कुछ बिंदुओं के आधार पर क्या लिया था, अंतर किया था। आज हम इस वीडियो में आगे का टॉपिक लेंगे। आगे का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट 3। आगे का टॉपिक है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी जो पदार्थ की अवस्था पाई जाती है ठोस, द्रव और गैस, उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, वो टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे। तो आइए बात करते हैं। टॉपिक है अपना पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या पदार्थ की अवस्था को, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, अर्थात ठोस को द्रव में बदल सकते हैं क्या, द्रव को गैस में बदल सकते हैं क्या, गैस को वापस द्रव में और द्रव को वापस ठोस में, अर्थात अपन यूं कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम अपन ये अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं अपन पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो हाँ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है दो बिंदुओं के आधार पर। सबसे पहला तापमान का प्रभाव, यानी ताप देकर आप किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हो। और दूसरा दाब का प्रभाव, किसी भी पदार्थ के ऊपर दाब लगाकर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन एक टॉपिक लेंगे और वो टॉपिक है अपना तापमान का प्रभाव। यानी जो टॉपिक अपन लेंगे वो कौन सा होगा, तापमान का प्रभाव, यानी ताप बढ़ाकर कम करके क्या हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक चित्र दे रखा है। इस चित्र को अपन ध्यान से समझेंगे, यही आपको बताएगा तापमान के प्रभाव के आधार पर हम पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं। तो अपन लेते हैं सबसे पहले ठोस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर बर्फ के टुकड़े लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठोस, अपन जानते हैं जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और गैस जल वाष्प के रूप में। तो हम यहाँ पानी का उपयोग करें तो अपन ठोस के रूप में यहाँ जो पदार्थ ले रखा है वो कौन सा पदार्थ है, बर्फ है। तो हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर बर्फ लेते हैं, वो बर्फ तो ठोस अवस्था में। अब क्या करते हैं, उस बीकर को गर्म करते हैं और जब गर्म करोगे तो आप देखोगे कि वो बर्फ जो है वो धीरे धीरे किस में बदलता है, ठोस से द्रव, यानी वो पानी में बदलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसका कारण समझना। जब हम ठोस यानी जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान हम बर्फ के कणों को क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। और ऊर्जा देने के कारण बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कण धीरे धीरे कंपन करने लगते हैं। ये कण क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे। कंपन का मतलब अपने स्थान से आगे पीछे क्या करेंगे, गति करेंगे। अब हम जानते हैं ठोस के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। तो जैसे जैसे आप इस ठोस को ताप दोगे वैसे वैसे और अधिक तेजी से क्या करेंगे, कंपन करेंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल टूट जाएगा, क्योंकि आप लगातार क्या दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो। तो इन ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये गतिज ऊर्जा इन ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। और पार करने के दौरान ये ठोस के कण स्वतंत्र रूप से क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और गति करने की स्थिति में दूर दूर आ जाएंगे। और दूर दूर आते ही वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, द्रव अवस्था। इसका मतलब ताप बढ़ाकर आप किसी भी ठोस या पदार्थ को किस में बदल सकते हो, द्रव पदार्थ। तो इस स्थिति में हमने जो ठोस को द्रव में बदला है, क्या वो गैस चालू करते ही बदल गया क्या, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ समय लगा है। इसका मतलब ठोस किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में बदलता है। तो कहने का मतलब यदि जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्फ के टुकड़े को फ्रीजर के अंदर रख दो, क्या वो जल में बदल जाएगा, तो नहीं। आप बर्फ के टुकड़े को फर्श के ऊपर रख दो, किसी कमरे के तापमान पर रख दो, तो उसको द्रव में बदलने के लिए समय लगेगा। तो कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं ठोस भी एक निश्चित तापमान पर द्रव में बदलता है। और वो तापमान क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक। तो गलनांक की परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलनांक किसे कहते हैं। तो गलनांक की परिभाषा
किसी भी या अपन यूं कह सकते हैं गलनांक की परिभाषा वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो वो तापमान क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। देखो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, गलनांक का मतलब होता है गलना। अब कौन गलेगा, ठोस गलेगा, और जब ठोस गलेगा तो किसमें बदलेगा, द्रव में। तो वह तापमान जिसमें ठोस पदार्थ किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, वो तापमान गलनांक कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप सबको पता है, वाष्पन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सॉरी, ये प्रक्रिया जो ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगलन कहलाती है। क्या कहलाती है, संगलन। संगलन कह सकते हो, या फिर इसको अपन और अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, एक तो संगलन कहा जाता है और एक गलना कहते हैं। एक क्या कहता है, गलना। तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है, और ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संगलन। तो संगलन एक प्रक्रिया है ठोस का द्रव में बदलने की, और गलनांक वो तापमान है जिसमें ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है वो भी मैंने बता दिया आपको। फिर अपन बात करते हैं द्रव की। अब आपने उस बीकर के अंदर जब बर्फ के टुकड़े को गर्म किया तो बर्फ के टुकड़ा जल में बदल गया, द्रव में बदल गया। अब आप क्या करें, उस तापमान, उस बीकर को और गर्म करो। जब आप उस बीकर को और गर्म करोगे तो गर्म करने की स्थिति में जो ये द्रव है, वो द्रव, अब द्रव के कण आपको पता है दूर दूर है, और आप और अधिक ऊर्जा दे रहे हो, और अधिक ऊर्जा देने के कारण द्रव के कणों की गति ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और जब और बढ़ जाएगी तो ये द्रव के कण और अधिक स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, तो क्या जाएंगे, दूर दूर आ जाएंगे, और जब दूर दूर आ जाएंगे तो दूर दूर आने की स्थिति में ये द्रव किसमें बदल जाएगा, गैस में। तो इसके लिए भी निश्चित तापमान होगा। क्या द्रव तुरंत ही गैस में बदल जाएगा, क्या नहीं। आप जब पानी को गर्म करते हो तो पानी को गर्म करते ही गैस वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है, क्या नहीं, उसमें कुछ समय लगता है, यानी कि वो उस तापमान पर आता है, और जैसे ही द्रव अपने तापमान पर आ जाता है तो उस स्थिति में वो किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो वह तापमान जिसमें द्रव किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, वो तापमान जो है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो क्वथनांक किसे कहेंगे, वह तापमान जिसमें द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए, गैसीय पदार्थों में बदल जाए, वो तापमान क्वथनांक कहलाता है। जरा तो क्वथनांक की परिभाषा, वह तापमान जिसमें द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं ये जो प्रक्रिया है द्रव को गैस में बदलने की, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया आप सभी को पता है, वो प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। क्या कहलाती है, वाष्पन। तो वाष्पन किसे कहते हैं, किसी भी द्रव का गैस में बदलना, वो तो कहलाता है वाष्पन। और क्वथनांक क्या है, वह तापमान जिसमें द्रव किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अब गलनांक और तापमान क्या है, गलनांक किसी भी ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसकी सामर्थ्यता को बताए, यानी जिस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल भी उतना अधिक होगा। कैसे, गलनांक अधिक का मतलब तापमान अधिक होगा। अब तापमान किसको अधिक देना पड़ेगा, जिनके ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। यानी जैसे ए और बी दो पदार्थ है, एक का गलनांक 300 है और दूसरे का 600 है, तो उस स्थिति में जिसका ज्यादा गलनांक होगा उस ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल जो है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी गलनांक किसी भी ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल की सामर्थ्यता को बताती है। उसी प्रकार क्वथनांक द्रव के कणों के मध्य आकर्षण की सामर्थ्यता को बताती है। तो गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा पूछी जाती है, संगलन वाष्पन की परिभाषा पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गैस में बदल गया, गैस के कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब जब आपने ठोस को द्रव में बदला, जैसे एक बीकर लिया आपने, उस बीकर के अंदर आपने बर्फ के टुकड़े डाल दिए, और बर्फ के टुकड़े डालने के दौरान आपने उसको क्या किया, गर्म किया उस बीकर को, और गर्म करने के दौरान आपने क्या किया, यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिया। यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, थर्मामीटर। आपको पता है थर्मामीटर क्या करता है, पानी के टेम्परेचर को या किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को मापता है। शरीर का तापमान मापने के लिए भी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर आपने ये लगा दिया। अब थर्मामीटर क्या करेगा, उस बर्फ के टेम्परेचर को नोट करेगा, और आपने क्या किया, जब बर्फ के टुकड़े इसके अंदर डाले तो टेम्परेचर आपने नोट कर लिया। अब आप गर्म करते हो, तो गर्म करने के दौरान थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव, तो वो तापमान क्या कहलाएगा, गलना। अब बर्फ धीरे धीरे किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो उस स्थिति में लगातार आप बीकर को जल दे रहे हो, लेकिन
थर्मामीटर का जो तापमान है वो स्थिर रहता है जब तक कि पूरा ठोस द्रव में नहीं बदल जाए। इसका मतलब जब शुरुआत में जब आपने ठोस को द्रव में बदला तब तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही आपने धीरे धीरे बीकर को बर्नर से ऊर्जा देना लगातार किया, तो उस स्थिति में बीकर के अंदर जो बर्फ के कण उपस्थित है वो द्रव में बदल रहे हैं, और द्रव में बदलने की स्थिति में इसके अंदर जो ऊर्जा अपन दे रहे हैं वो ऊर्जा टेम्परेचर थर्मामीटर में नोट नहीं हो रही, तो ऊर्जा जा कर रही है। तो इस स्थिति में इस बीकर के अंदर जो ये ठोस द्रव में बदल रहा है, बर्फ जल में बदल रहा है, तो वो जल उस उष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है, और वो उष्मा छुपी हुई रहती है। उस उष्मा को अपन गुप्त उष्मा कहते हैं। कौन सी उष्मा कहते हैं? गुप्त उष्मा। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, संगलन की गुप्त उष्मा। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, संगलन की गुप्त उष्मा। ध्यान से समझना, संगलन की गुप्त उष्मा। संगलन क्या है? ठोस का द्रव में बदलना। तो ठोस को द्रव में बदलने के दौरान जो आप उसको उष्मा दे रहे हो, तो उष्मा जहां का रही, टेम्परेचर तो थर्मामीटर में नियत है, बदल ही नहीं रहा, तो उष्मा जहां का रही, तो वो गुप्त उष्मा कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा होगी 1 किलोग्राम ठोस को, कितने किलोग्राम ठोस को? 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब, क्योंकि आप जो ये प्रक्रिया अपनाओगे वायुमंडल का प्रेशर पड़ेगा, तो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर तापमान देना पड़ेगा। तो वापस सुनना, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा देनी पड़ती है, वो उष्मा, वो ऊर्जा संगलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। तो वापस सुनना, 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक से द्रव में बदलने के लिए, या यूं बोल सकते हो, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, वो उष्मा क्या कहलाएगी? संगलन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। इसी प्रकार यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या है? तो वाष्पन की गुप्त उष्मा है 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर, या यूं कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा दोगे, वो उष्मा उसकी कहलाएगी वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला तो संगलन की गुप्त उष्मा, दूसरी वाष्पन की गुप्त उष्मा। संगलन की गुप्त उष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, वो संगलन की गुप्त उष्मा। दूसरा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, वो उष्मा वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। अब पूछा जाता है कि बर्फ का जो गलनांक है, यानी बर्फ कितने टेम्परेचर पर द्रव में बदलता है, तो वो गलनांक जो होता है, उस गलनांक का मान आप याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि आप इसको केल्विन में लिखो तो 273.16 केल्विन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बर्फ का गलनांक कितना है, या तो आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर बोलो 273.16 केल्विन। और तापमान यानी ताप का जो इकाई होती है, ताप की जो इकाई होती है, टेम्परेचर की जो इकाई होती है, वो कौन सी होती है? केल्विन होती है। ऐसा इकाई तो अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा जाता है, तापमान की अंतरराष्ट्रीय इकाई बताइए। तो तापमान की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? के यानी केल्विन। तो यहां आप लिख सकते हो केल्विन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तापमान की अंतरराष्ट्रीय इकाई कौन सी है? ऐसी इकाई कौन सी है? इंटरनेशनल सब यूनिट कौन सी है? केल्विन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन। तो ये बर्फ का गलनांक। उसी प्रकार द्रव का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। या कितना होता है? 373 केल्विन। तो यहां आपको ध्यान रखना है बर्फ का गलनांक या ठोस का गलनांक। यहां पर बर्फ की बात करें तो बर्फ का लेंगे, ठोस कुछ भी हो सकता है, लोहा हो सकता है, हीरा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है। तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर बर्फ किस में बदलेगा? द्रव। और द्रव का क्वथनांक किसका? पानी का। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। यानी यदि आपको जल को वाष्प में बदलना है, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ठोस से द्रव और द्रव से गैस। अब अपन थोड़ा उल्टा चलते हैं। उल्टे का मतलब ये हो गया द्रव से ठोस। तो जैसे आपके पास पानी है, उसको आपको ठोस में बदलना है, तो आप क्या करोगे? उसको पानी को बर्फ में बदलना क्या करोगे आप?
ठंडा करोगे। तो ठंडा करने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है हिमीकरण। हिमीकरण क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। तो हिमीकरण क्या है? हिमीकरण है द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया, या हिमीकरण को आप क्या कह सकते हैं? जमना कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? जम रहा है, पानी बर्फ में जम रहा है, तो द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है हिमीकरण। और गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया, अब ध्यान रखना, जब भी, और पहले ये अपन बात करते हैं गैस का द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया, यानी आपको जल वाष्प को, यानी कि जल वाष्प को ठंडा करके आप द्रव में बदल सकते हो, यानी जल वाष्प को द्रव में बदलना, यानी जल वाष्प को पानी में बदलना। तो पानी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संघनन। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है, वो कहलाती है संघनन। तो बात करते हैं हम, पहले देखो, जब भी आपको ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदलना है तो गर्म करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ठोस को द्रव में बदलने के लिए आपने गर्म किया गलना, द्रव को गैस में बदलने के लिए आपने गर्म किया क्वथनांक, यानी आपको ठोस को द्रव को गैस में बदलने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। लेकिन गैस को द्रव में बदलने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, संघनन। जैसे जल वाष्प है, उसको द्रव में बदलना, तो द्रव में बदलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करते किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को भी ठंडा करके आप किस में बदल सकते हो? ठोस में, यानी पानी को आप ठंडा करके बर्फ में बदल सकते हो। तो वो प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघनन किसे कहते हैं? ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया। वाष्पन किसे कहते हैं? द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया। संघनन किसे कहते हैं? गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया। हिमीकरण किसे कहते हैं? द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया। तो ये कुछ पॉइंट, और गलनांक और क्वथनांक की परिभाषा। अब बात आती है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से द्रव में नहीं बदलते, सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले किस में बदल जाए? गैस में, वो प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन कौन सी प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले, ये द्रव अवस्था नहीं आती, सीधे किस में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है, वो प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार गैसीय पदार्थ बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाती है, ये प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार गैस को ठंडा करके बिना द्रव में बदलकर ठोस में बदलने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गलनांक किसे कहते हैं? रिपीट कर रहा हूं, वह तापमान जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है वो तापमान गलनांक कहलाता है। संगलन किसे कहते हैं? ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है, गलना कहलाती है। हिमीकरण किसे कहते हैं? द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया। ये 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। गलनांक ठोस यानी बर्फ का, ठोस का नहीं बोलना, यहाँ बर्फ ले रहे अपन, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट है, इकाई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इकाई कौन सी है? केल्विन। फिर बात करते हैं वाष्पन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करके गैस में बदला जाता है, वाष्पन कहलाता है। जब आप किसी भगोले के अंदर दूध गर्म करते हो, जल गर्म करते हो, तो जो जल वाष्पित हो रहा है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। इसी प्रकार गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन। क्वथनांक किसे कहेंगे? वह तापमान जिसमें द्रव पदार्थ गैसीय पदार्थ में बदल जाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। फिर अपन बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा, जब वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले डायरेक्ट सीधा गैस में बदल दिया जाता है, वो ऊर्ध्वपातन। और गैस पदार्थ को ठंडा करके बिना द्रव में बदले ठोस में बदल दिया जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल आप कपूर ले सकते हो। जब आप कपूर को जलाते हो तो कपूर ठोस है, जब आप जलाओगे क्या उसे द्रव बनेगा? क्या नहीं, सीधा वाष्प बनता है। तो कपूर को जलाने पर वो ठोस से सीधा गैस में, और जब आप उस गैस को इकट्ठा करोगे तो वापस ठोस में, इसमें बीच में कोई द्रव अवस्था नहीं आएगी। उसी प्रकार अपने घर पे गेहूं के दानों को, विभिन्न प्रकार के अनाज के दानों को सुरक्षित रखने के लिए अपन उसके अंदर फिनोप्थेलिन, नैप्थेलिन के गोले डालते हैं।
तो जो नैप्थेलिन की गोली अपन डालते हैं ये अपन कह सकते हैं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अपन जब जाते हैं तो वहां टॉयलेट में सफेद रंग की गोलियां उपस्थित होती है। तो सफेद रंग की जो नैप्थेलिन की गोलियां होती है वो भी ठोस से सीधे किस में बदल जाती है, गैस में। बीच में किसी प्रकार की द्रव अवस्था नहीं आती। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कपूर को ले सकते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दोगे आप वो ऊष्मा संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। उसी प्रकार वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कहलाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो और ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो को पूरा समझने के बाद सॉल्व करना है। और इन प्रश्नों में कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनल मैसेज करके इसका समस्या का निवारण आप कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन आगे का टॉपिक लेंगे दाब का प्रभाव। धन्यवाद।